हेलो एवरीवन, आज हमें पढ़ना है साउंड के बारे में। अब साउंड तो मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे से पता है एंड काफी सारी चीजें इस चैप्टर की आपको क्लियर भी होंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि आपने कितना कुछ जो है पढ़ा है और आप कितना कुछ अपने माइंड से वैनिश कर चुके हैं, ताकि आपको सारी चीजें जो है फिर से रिकॉल हो जाए। वैनिश हो तो चुकी है, रिकॉल भी तो होना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में हम क्या लिखेंगे ये कि मैम हमारे तो माइंड से सब कुछ वैनिश हो गया है, ये तो हम लिख नहीं सकते। दैट इज वाई सारी चीजों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं साउंड के चैप्टर में। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो साउंड कहाँ से आता है, तो ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि साउंड कहाँ से आता है। सबसे जो प्लीजिंग साउंड होता है हमारे लिए वो कौन सा होता है, हमारे स्कूल की बेल जब वो दोपहर में बजती है, जब वो आफ्टरनून के टाइम बजती है और टन 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 होते ही क्या हो जाता है, हम बैग उठा के रवाना हो जाता है। तो ये तो सबसे प्लीजिंग साउंड होता है हमारे लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो प्लीजिंग साउंड आपको सुनाई दे रहा है ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये प्रोपेगेट कैसे हुआ, ये आपके कानों तक कैसे पहुंचा? भाई पियोन ने तो बजाया होगा तो बाहर की साइड कहीं बजाया होगा, आपके उस रूम के अंदर आके एकदम आपके कान के पास तो नहीं बजाया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आप तक सारा का सारा साउंड जो है वो पहुंच गया। चलो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, मतलब साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो आपने कई बार नोट किया होगा कि साउंड प्रोड्यूस किस चीज से हो रहा है, वाइब्रेशन से हो रहा है। साउंड किससे प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन से हो रहा है। अगर हम थाली को भी, कई बार होता है कोई चीज जब गिर जाती है, थाली है सपोज, हमने उसको चम्मच से बजाया तो भी क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। कोई चीज गिर गई है तब भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। उसके अलावा जो गिटार बजाया जाता है उसके अंदर आपने स्ट्रिंग्स देखी होगी, उसको भी वाइब्रेट किया जाता है हल्का हल्का, जब उसको बजाया जाता है तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या आता है, आवाज आती है। इवन जो फोन है, उस फोन को भी आप देखेंगे अगर रखा है, कॉल आ रहा है सपोज उसके ऊपर, और वो फोन क्या होता है, वाइब्रेट हो रहा है, तो हमें उसका भी साउंड सुनाई देता है। इवन कोई भी चीज जो वाइब्रेट कर रही है उसका साउंड हमें सुनाई देगा। हम जो अगर बोल भी रहे हैं ना, तब भी हमारे गले के अंदर यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे टच करके देखो, बोलते टाइम यहाँ पर टच करके देखो तो आपको लगेगा हाँ यहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रहा है। अगर वो वाइब्रेशन नहीं होगा तो कोई पर्सन जो है वो बोल नहीं सकता। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है यहाँ पर गले के अंदर जो क्या करता है, बोलते टाइम वाइब्रेट करता है, और इस वाइब्रेशन की वजह से ही आपकी आवाज जो है वो बाहर आ पाती है। अदरवाइज आप बोल नहीं पाते। कोई भी पर्सन जिसकी बॉडी के अंदर ये पार्ट नहीं है, यानी वोकल कॉर्ड नहीं है, क्या होगा, वो बोल नहीं पाएगा। फाइन, चलो तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड जो है उसका प्रोडक्शन होता है। एंड हम इसको एग्जांपल से कैसे देख सकते हैं, देखो ये जो आप ले रहे हैं टर्निंग फोक है, एक फोक को क्या कर दे, उसको हल्का सा प्रेस करें, हल्का सा खींचे और फिर छोड़ दे, तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, फाइन, ऑसिलेट करेगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड जो है कहाँ तक जाता है, हमारे कानों तक पहुंच जाता है। लेकिन हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है, अचानक से कैसे पहुंच गया हमारे कानों तक, तो देखिए होता क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है, कैसे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ था वो हमारे कानों तक पहुंचा, कैसे स्पीकर का साउंड जो है वो हमारे कानों तक पहुंच रहा है। कुछ हमें एकदम बड़ा ज्यादा लगता है, लाउड लगता है, कुछ एकदम लोअर लगता है कि हाँ ठीक है ये तो चल जाएगा, प्लीजेंट साउंड है। चलो तो होता क्या है, जब इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होंगे। वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, जस्ट इसके पास जो एयर के पार्टिकल्स थे, जब इसके पास एयर के जो पार्टिकल्स थे, उन्होंने देखा कि भाई अच्छा यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, तो इन्होंने भी क्या ले लिया, वो एनर्जी जो थी इन्होंने ले ली। वही एनर्जी जो यहाँ पर वाइब्रेशन से आ रही थी, वो एनर्जी किसको मिली, फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स को मिल गई, एयर के फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल को मिली। फाइन, अभी सबको नहीं मिली, एयर के सिर्फ इस फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल को मिली है। देन क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो है ये भी टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएंगे, ये इस तरह से घूमने लग जाएंगे, टू एंड फ्रो मोशन होगा इनका भी। एंड ये जो टू एंड फ्रो मोशन होगा, वो मोशन यानी वो एनर्जी है, वो क्या करेंगे, वो एनर्जी इसको भी दे देंगे, वो नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल को दे देंगे। देन अगेन क्या हुआ, नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल भी जो था, जैसे ही उसको एनर्जी मिली, हाथों हाथ क्या हुआ, वो भी टू एंड फ्रो मोशन करने लग गया। अब ये टू एंड फ्रो मोशन में क्या होगा, अगेन जो है नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, और अगेन वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो जब पार्टिकल्स जो है एकदम पीछे जाएंगे सारे, तो क्या होगा, सब एकदम इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आगे आ जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे। तो जब पीछे गए तो क्या हुआ, कलेक्ट हो गए। थोड़ा आगे गए कि हाँ ठीक है यार, थोड़ा ज्यादा पास पास आ गए, थोड़ा दूर हो जाता है, तो आगे गए तो थोड़ा फ्री हो गए, फ्री हुए तो क्या हुआ, आगे जो वाले थे वो फिर उनके पास में आके चिपक गए। तो इस तरह से क्या होता है, कहीं पर तो बिल्कुल पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, और कहीं पर ऐसा होता है कि पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल पास में आ जाते हैं, बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये वाइब्रेट हुआ,
इसके वाइब्रेशन की वजह से फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल जो है उनको भी वाइब्रेशन मिले, देन नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल को भी क्या मिली, एनर्जी मिली, तो वो भी वाइब्रेट होने लग गए। तो ये जो वाइब्रेशंस हो रहे थे कंटिन्यूअसली, इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो ये जो पार्टिकल्स है ये एकदम पास पास आ चुके हैं। देन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आए, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। क्यों, ये वाइब्रेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर, कुछ इधर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं पर तो कुछ बहुत कम पार्टिकल्स है, कहीं पर एकदम ज्यादा पार्टिकल हो गए, फिर कम हुए, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। तो ये जो कम ज्यादा वाला प्रोसेस चल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पास में सारे पार्टिकल्स जहां पर बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, तो इस क्लोज वाले पोर्शन को कहते हैं कंप्रेशन रीजन। क्लोज वाले रीजन को क्या कहते हैं, कंप्रेशन रीजन कहा जाता है। एंड जो ये रीजन है जहां पर सारे पार्टिकल्स का है अभी डिस्टेंस में है, दूर दूर है, उसको क्या कहा जाता है, रेयरफेक्शन रीजन कहा जाता है, रेयरफेक्शन रीजन कहा जाएगा। तो जहां पर पार्टिकल सारे पास पास में हो गए उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे कंप्रेशन रीजन। एंड जहां पर सारे पार्टिकल्स जो है वो डिस्टेंस में आ जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, रेयरफेक्शन रीजन कहेंगे। तो ये कंटिन्यूअसली कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, जो साउंड है वो प्रोपिगेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है वो प्रोपिगेट हो रही है और लास्ट के अंदर जाके वो कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे ईयर तक पहुंच जाएगा। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग इज कि अगर चलो ठीक है ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ से क्या हुआ, साउंड जो था वो हमारे कानों तक पहुंच गया। लेकिन अगर हम दूर चले जाए तो हमें बिल्कुल धीरे सुनाई देता है, थोड़ा और दूर जाओ बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, और अगर बिल्कुल पास खड़े हो तो बहुत तेज आवाज आती, होता नहीं है, स्पीकर के पास जाते तो हम खुद ही ऐसे हिलने लगते, धम 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 हमारे अंदर होने लगता है। देन फिर क्या होता है, थोड़ा दूर जाते तो हम नॉर्मल होते हैं कि हाँ ठीक है सुनाई दे रहा है, अच्छा साउंड है, डांस वाला साउंड है, डांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा और दूर चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हाँ अब नॉर्मल हो गए, ठीक है बैठे हैं सुन रहे हैं, ओके 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 गाने चल रहे हैं, देन ओके। थोड़े और दूर चले गए, कोई मतलब ही नहीं है, हम हमारी दुनिया में मस्त है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि सपोज देखो हुआ क्या, एक पर्सन है जो यहाँ है, ठीक है, मेगाफोन जो लगा है वो यहाँ लगा है, मेगाफोन जो लगा है वो यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक और पर्सन खड़ा है, यहाँ पर एक और पर्सन खड़ा है, और एक है जो अपनी दुनियादारी से दूर खड़ा है और वो अपने काम में मस्त है, उसको कोई मतलब नहीं है, अपनी दुनियादारी में है, ठीक है। होगा क्या, ये जो साउंड यहाँ से आएगा इसको तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसको तो यहाँ पहुंचते पहुंचते थोड़ा कम हो गया, फिर यहाँ और कम पहुंचा, यहाँ तक तो यहीं पे खत्म हो गया, पहुंचा ही नहीं आगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए कि साउंड क्या है, एक एनर्जी ही तो है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फाइन, तो जो साउंड एनर्जी है, जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी थी, फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल को मिलेगी, देन नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल को मिलेगी, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो ये जो कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है उसके अंदर क्या होगा, कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है। बेसिकली एनर्जी को हम पूरा खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एनर्जी जो है कुछ हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कुछ अदर एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो वो आगे से आगे जब ट्रांसफर होती है तो वो उसमें नहीं पहुंच पाती। यहाँ जितनी एनर्जी मिली उससे कम एनर्जी इसको मिलेगी, उससे भी कम एनर्जी और आगे वाले पार्टिकल्स को मिलेगी, इससे भी लेस एनर्जी जो है नेक्स्ट पार्टिकल्स को मिलने वाली है। तो ये एनर्जी धीरे 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 जो इसका लॉस होता है उसकी वजह से क्या होता है, लास्ट यहाँ तक आते आते क्या होगा, एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी, और साउंड एनर्जी के खत्म होते ही अब ये इसको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, ठीक है। चलो वापस से यहाँ आ जाओ एक बार, ये रेयरफेक्शन कंप्रेशन जो हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, साउंड जो है कहाँ आ गया, हमारे कानों तक आ गया। अब हर जगह पर हम ये तो बना नहीं सकते, तो होता क्या है, होता ये है कि जहां हम क्या कर रहे हैं, देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हमने वेव फॉर्म में लिया, तो वेव ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ठीक है। तो हम इस तरह से वेव को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इस फॉर्म में लिखना नहीं, हर जगह कहाँ आप इतने डॉट 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 बनाने बैठेंगे, नहीं बना सकते। दैट इज वाई जो वेव होती है वो इस फॉर्म में हमेशा नोट की जाती है या फिर फॉर्म की जाती है। चलो नेक्स्ट थिंग इज कि साउंड जो है वो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, तो देखो बचपन के अंदर ये वाला गेम तो जरूर खेला होगा कि टेबल के ऊपर आप अपना सिर लगा रहे हैं, अपना कान लगा रहे हैं, और पास में कोई एक फ्रेंड है जो उसके ऊपर क्या कर रहा है, मार रहा है। या फिर आपने फोन्स बनाए होंगे कि एक कप लिया, उससे फोन बनाया, मेरे कान में लगा है, यहाँ से एक वायर निकला, वो दूसरे के कान में एक और लगा है, फिर हम कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, सुनाई दे सकता है हमको। क्यों हुआ, बिकॉज ये क्या था, सॉलिड था। सॉलिड के अंदर हमेशा साउंड का प्रोपिगेशन होता है, साउंड को हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मीडियम के बिना साउंड प्रोपिगेट हो जाएगा,
साउंड कभी भी बिना मीडियम के प्रोपिगेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मीडियम नहीं है तो भी चल रहा है, नहीं। तो साउंड को क्या चाहिए, देखो सॉलिड मीडियम था तब भी साउंड ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, पानी के अंदर क्या साउंड ट्रेवल करेगा? तो एक काम करते हैं, एक बकेट लेना है, बकेट के अंदर क्या करना है, घंटी डालनी है, घंटी को बजा के ऐसे देखना है क्या आपको आवाज सुनाई देती है। अगर आपको उस घंटी की वॉइस सुनाई दे रही है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि जो साउंड है वो लिक्विड में भी ट्रेवल करता है। इवन हैव यू वंडर्ड कि ये जो डॉल्फिन है ये कैसे बात करती होंगी? तो ये भी साउंड वेव से ही बात करती है, ये भी बात करती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देखती रहती है उन लोगों, नहीं। डॉल्फिन्स का जब वो गेम देखने जाते हो ना तो वो सोचती होंगी कई बार कि यार ये फिर आ गए गेम देखने के लिए, कभी तो हमको भी शांति से बैठने दो। चलो, तो ये भी क्या करती है, एक दूसरे से बातें करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ गैस पे। क्या गैसियस स्टेट के अंदर, क्या गैसियस मीडियम के अंदर भी साउंड ट्रेवल करता है? तो आपकी अलार्म क्लॉक रोज सुबह उठ के हमें परेशान कर देती है, रोज के रोज बज जाती है सुबह सुबह, पता नहीं क्यों बजती है ये अलार्म क्लॉक। मुझे भी कभी बार लगता है, पता मैं तो क्या करती हूँ, जब मेरा अलार्म क्लॉक बजता है ना, सपोज मैंने 5 o'clock का अलार्म लगाया हुआ है और जैसे ही मेरा फोन बजेगा या मेरी अलार्म क्लॉक अगर बज जाती है तो मैं क्या करती हूँ, उसको पास वाले के ऊपर ट्रांसफर कर देती हूँ, मतलब मैं पास वाले के पास में रख देती हूँ। लाइक मतलब मेरी सिस्टर है, उसके पिलो के पास लाके मैं उसको रख दूंगी और मैं सो जाऊंगी। अब वो बेचारी रोज परेशान होती है, फिर वो उसको निकालती है, फिर बंद करती है, फिर मुझे उठाती है। नॉर्मल कितना इंटरेस्टिंग होता है ना, मॉर्निंग में किसी और को जगाना। अपना अलार्म क्लॉक है लेकिन हम उसको बंद नहीं करेंगे, उसको किसी और को दे देंगे कि ठीक है तू जाग ले। चलो, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे अपनी, या फिर ऐसा होता है अलार्म क्लॉक को बंद करते हैं, जोर से बंद करते हैं कि बस अब मत बजना। बट अलार्म क्लॉक है थोड़ा जिद्दी होता है क्योंकि हम उसको रात में ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो वो फिर 10-15 मिनट में बजने लग जाता है, ठीक है। तो अलार्म जब बजा आपका तो क्या आपको सुनाई दिया? सुनाई दिया तभी तो इरिटेट हुए। मॉर्निंग में उठे कैसे हो? अलार्म क्लॉक की वजह से ही तो उठे हो। थैंक यू बोला करो रोज उसको कि आपको टाइम पे उठाता है, और आपके इतनी बार मारने के बाद भी ये बुरा नहीं मानता है। सो अलार्म क्लॉक की आवाज अगर हमारे तक आ रही है, इसका मतलब है कि गैसियस स्टेट के अंदर भी साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकता है, साउंड वेव ट्रेवल करती है, ठीक है। चलो, तो साउंड को देखो कौन सा मीडियम चाहिए था, सॉलिड मीडियम में भी ट्रेवल कर रही है, लिक्विड मीडियम में भी ट्रेवल कर रही है एंड गैसियस मीडियम में भी ट्रेवल कर रही है, मतलब तीनों मीडियम में साउंड ट्रेवल कर सकता है। लेकिन कभी सोचो, क्या स्पेस के अंदर साउंड सुनाई देता होगा? स्पेस के अंदर जो लोग जाते हैं, स्पेस सूट पहन के जाते हैं, क्या एक दूसरे से बात कर पाते होंगे? तो साउंड को हमेशा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, साउंड बिना मीडियम के कभी भी बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर सकता, दैट इज उनको नहीं सुनाई देता। तो साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर। क्या था वो कि देयर इज अ जार, उस जार के अंदर आपने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया है एंड ऊपर क्या लगी हुई है, एक बेल लगी है, इलेक्ट्रिक बेल, उसके वायर वगैरह जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन पूरा बाहर की साइड में गिवन है, लेकिन यहाँ ऊपर क्या कर दिया, कॉर्क से उसको क्लोज कर दिया, कॉर्क से उसको क्लोज कर दिया। अब होगा क्या, देखो होगा ये कि यहाँ पर पहले हमने इस बेल को बजाया, बाहर से इलेक्ट्रिक स्विच बजाया, इलेक्ट्रिक बेल बजी, हमको सुनाई दी। सेकेंड टाइम पे हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ी सी हवा को बाहर ले लिया, वैक्यूम पंप है हमारे पास में, थोड़ी सी एयर को हमने बाहर ले लिया, तो एयर को कम कर दिया हमने। अब क्या होगा, अब जैसे ही हम इसको बजाएंगे तो अगेन क्या होगा, थोड़ी सी आवाज आएगी, ज्यादा आवाज नहीं आएगी, थोड़ी सी आवाज तो आएगी। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो एयर थी वो निकाल दी इसमें से, वैक्यूम पंप जो था कंप्लीटली, उस वैक्यूम पंप से हमने इसको वैक्यूम बना दिया, सारी एयर जो थी इसमें से हमने निकाल ली। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब इस बेल को बजाया जाएगा तो हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, बिल्कुल सुनाई नहीं देगी हमें आवाज। इसका मतलब है कि उस वैक्यूम की वजह से आवाज हमारे तक नहीं पहुंची है, वरना पहुंच जाती। लेकिन ये जो वैक्यूम आ रहा था, वैक्यूम है, एयर नहीं है, इसकी वजह से वो साउंड जो है हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। फाइन, इसका मतलब कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल कर जाएगा, साउंड को हमेशा एक मीडियम की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। चलो, नेक्स्ट थिंग इज कि साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। इसमें हमेशा मुझे लगता है सब लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, फर्स्ट इज ट्रांसवर्सल वेव, सेकंड ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव नहीं है, ट्रांसवर्सल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव होती है एंड सेकंड होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, तो देखो जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है तो वो किस वजह से करेगी, कुछ पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स की वजह से कर रही है, जिससे हमारा साउंड वेव था एयर के पार्टिकल्स की वजह से मूव कर पा रही है। फाइन, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा, जो सोर्स होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो साउंड की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। पार्टिकल्स एंड जो साउंड वेव है, साउंड है जो, दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सिमिलर होगी, दोनों की क्या होगी, डायरेक्शन सिमिलर होगी।
डायरेक्शन सिमिलर होगी, और ये डायरेक्शन जो सिमिलर है उसकी वजह से हम क्या कह देंगे कि कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब डायरेक्शन सिमिलर कैसे हुई, तो देखो हमारे जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, जो हमारी एयर मूव कर रही थी, एयर के जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो पार्टिकल यहाँ है अभी, ठीक है, वो इस तरफ जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो ये पार्टिकल यूं मूव कर रहे हैं। साउंड वेव किस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हुआ ना वेव डायरेक्शन सिमिलर, यही तो डायरेक्शन है, वेव का भी यही है एंड पार्टिकल्स का भी यही डायरेक्शन है। अगर पार्टिकल अभी ऐसे मूव कर रहे होते, वेव इधर जा रही होती, तो ये गड़बड़ होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लेकिन जहां पर ये चेंज हो जाएगा, पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, लेकिन जो साउंड वेव है वो जो वेव है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है सामने की तरफ। तो क्या होगा, पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, अप एंड डाउन, बट वो वेव कैसे जा रही है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, एल फॉर्म हो गया, मेरे नाम का एल फॉर्म हो गया। चलो, तो ये एल फॉर्मेशन हो गया, यानी 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जब वेव की डायरेक्शन, पार्टिकल जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में मूव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कह देते हैं। और ये हमारे किस में आता है, ये ट्रांसवर्स वेव कहाँ दिखती है, विजिबल लाइट में दिखती है। जो लाइट वेव होती है वो हमेशा कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, लेकिन जो हमारा म्यूजिक सिस्टम सुनाता है हमें, जो साउंड वेव होती है वो हमेशा कैसी होगी, वो होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। चलो, द नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव। अब साउंड वेव की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इनके अंदर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज वेरी 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 इजी। क्यों है ये इजी, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने वेव बना दी, ये हमने वेव बनाई है, तो ये हमको सबको पता है कि वेव कैसे बनती है, क्योंकि ये हमको बहुत अच्छे से पता है। आई डोंट थिंक कि मुझे वेव रटाने की जरूरत है। बेटा देखो, एक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चलो, फर्स्ट आ जाओ एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जितना हाईएस्ट ऊपर गई है वेव, जो हाईएस्ट उसकी डेप्थ जितना नीचे गई है, जितना ऊपर गई है, हाइट जितनी है उसकी हाईएस्ट वाली, ठीक है, और जितना वो डेप्थ में गई है वही क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है उसका, वेव का एम्पलीट्यूड है। तो वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो हम यहाँ से मेजर नहीं कर सकते, वो हम यहाँ से मेजर नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वाले से करेंगे। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, फाइन। तो ये जो लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड होगी। नेक्स्ट थिंग इसकी वेव लेंथ क्या होती है, देखो एक वेव की लेंथ है, वेव लेंथ का मतलब क्या होता है, एक वेव की लेंथ। तो एक वेव कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, बस उसकी लेंथ चेक कर लो। वेव अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ से शुरू कर दूं, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वेव को, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। वेव को शुरू किया तो वेव ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये वाली एक वेव होगी, नहीं, ये तो इनकम्प्लीट वेव है, हाफ ही हुई। तो पूरी कंप्लीट कब होगी, जब ये यहाँ से भी आगे आ जाएगी, तो ये कंप्लीट वेव हुई, ठीक है। और इस वेव की लेंथ को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। यानी कि ये जो लेंथ है हमारी, ये जो लेंथ आई है, कलर चेंज कर लें, चलो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, येलो आ जाता है। देखो ये जो लेंथ आई है ये क्या है, ये है वेव लेंथ, एक पर्टिकुलर वेव की लेंथ। आपको ऐसा लगा हो मैम टू कंप्रेशंस के बीच की जो लेंथ होती है वो वेव लेंथ होती है, टू रेयरफेक्शन के बीच की जो लेंथ होती है वेव लेंथ होती है, हम कैसे याद करें, क्या करें, तो रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जस्ट एक याद रख लो, वेव लेंथ मतलब वेव की लेंथ, ठीक है। वेव लेंथ मतलब क्या हुआ, वेव की लेंथ हो गई है। अब वेव की लेंथ कैसे होगी, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है यही तो है हमारी वेव लेंथ, सिंपल। इस वेव लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, हम इस वेव लेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। वेव लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं, ये जो है ना इसको हम क्या पढ़ेंगे, लैम्डा पढ़ते हैं। उसके अलावा एम्पलीट्यूड है, ए से इसको डिनोट किया जाता है, फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम किसका देखेंगे, हम बात किसकी कर रहे हैं, साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव का ही तो टाइम पीरियड देखेंगे। अब एक पर्टिकुलर वेव ने अपने आप को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, उसे हम क्या कह देंगे, टाइम पीरियड कह देंगे। एंड उसके बाद एक और वर्ड आता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। कौन सा वर्ड आता है, फ्रीक्वेंसी वर्ड आता है, ठीक है। चलो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि हम उसको न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू पढ़ते हैं, न्यू, पुराना नहीं है, न्यू है, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू 1/t। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो बेटा देखो
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई चीज की फ्रीक्वेंसी, या मैं बोलूँ कि ये फ्रीक्वेंट होता है, कोई काम में फ्रीक्वेंट हो रहा है, मतलब कोई इवेंट जो है वो कितनी बार अकर होता है, अक्सर होता रहता है, कितनी बार होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम की बात करूं, अगर मैं एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम की बात करूं, तो उस यूनिट टाइम के अंदर कितनी बार जो है ये जो वेव है कंप्लीट हो जाती है, या हम बोल सकते कितने ऑसिलेशंस हो जाते हैं, या कितनी वेव जो है वो ट्रेवल कर जाती है, कितनी वेव्स निकल जाती है उसमें से, किसमें? 1 यूनिट टाइम में। तो उसे हम क्या कह देंगे? फ्रीक्वेंसी कह देंगे। ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे? फ्रीक्वेंसी कह देंगे। उसके अलावा एक होती है स्पीड। तो ये होता है v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, स्पीड होती है, वेलोसिटी या स्पीड हम कह सकते हैं। ये क्या होता है? v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। लैम्डा न्यू कितनी बार हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कह देंगे या फिर स्पीड कह देंगे। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस और पिच तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बार हम पढ़ चुके हैं। लायन की रॉरिंग, मच्छर का, मॉस्किटो की जो बीजिंग साउंड होता है, बजिंग साउंड जो होता है उसका, वो आवाज, लड़कियों की आवाज, लड़कों की आवाज, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बहुत बार कंपेयर कर चुके हैं। तो यहाँ लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, याद रखना है। एम्पलीट्यूड कम है, लाउडनेस कम हो जाएगी, आवाज कैसी होगी? बिल्कुल सॉफ्ट होगी। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आवाज लाउड होगी। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी आवाज कैसी होगी? लाउड होगी। और जिसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल धीरे धीरे छोटा छोटा सा होगा उसकी आवाज बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होगी। चलो, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई पिच होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही लो पिच होगी। ठीक है, चलो नाउ आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, और आगे आ जाओ। और आगे क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन अ वेरी डिफरेंट मीडियम। जितने जितने डिफरेंट मीडियम है हमारे पास में, उन सबके अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होगी साउंड की? सॉलिड के अंदर अगर स्पीड ट्रेवल, सॉलिड के अंदर अगर स्पीड कौन ट्रेवल करता है? साउंड अगर ट्रेवल कर रहा है, साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? अगर लिक्विड के अंदर ट्रेवल कर रही है तो स्पीड क्या होगी? और अगर गैसेस स्टेट के अंदर ट्रेवल कर रही है तो साउंड वेव की स्पीड क्या होने वाली है? देखो, जब वो सॉलिड में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? साउंड की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। लिक्विड में ट्रेवल करेगी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और गैस में ट्रेवल करेगी तो बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब एज कम्पेयर टू सॉलिड बेसिकली आवाज आ जाती है, बहुत अच्छे से आती है। लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा कंपैरिजन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सॉलिड ये आप आराम से याद रख सकते हो। सॉलिड देखो पार्टिकल कितने पास पास में है, तो फटाफट से मिल जाएंगे उनको। ठीक है, जल्दी से ट्रेवल कर जाएंगी। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन गैस के अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये टाइम इतना ज्यादा शॉर्टेस्ट होता है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा साउंड जैसे यहाँ से निकला हाथों हाथ आप तक पहुंच जाता है। मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का भी बहुत छोटा पार्ट होता है, उसके अंदर ही ये साउंड जो है वो ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ जाओ, कोई भागना वागना नहीं है। ठीक है, आधे लोग सोच रहे मैम हो गया ना बस, तो यहाँ बस कुछ नहीं है, पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। डू यू नो? याद ही होगा भाई, पढ़ा है हमने। कहाँ जा रहे हो? ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, हमने पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है, जैसे लाइट की वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है रेस का, वैसे ही यहाँ साउंड वेव्स का भी क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। साउंड वेव्स क्या करते हैं? टकराती है, वापस आती है। इको सुना होगा आपने, रिवर्बरेशन भी सुना है। हॉल के अंदर जो होता है आवाज एकदम गूंजती है, तो वो गूंजती क्यों है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से गूंजती है। देखो, यहाँ से अगर स्टॉप वॉच लगाई गई है, कार्डबोर्ड का ट्यूब लगा दिया, इस कार्डबोर्ड का ट्यूब इधर भी लगा हुआ है, जैसे ही उसको आप बजाओगे तो क्या होगा? इधर साउंड सुनाई दिया। इसका मतलब क्या है? साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। नाउ इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है? इको हम सबको बहुत अच्छे से पता है। सामने एक कहते हैं कोई पहाड़ है, हम खड़े हैं यहाँ पर, हम चिल्ला रहे हैं हेलो, तो वो बार बार बोलता है हेलो 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 बोलता है। हाय बोला हमने, वो हाय 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 बोलेगा। ठीक है, एक ही साउंड आपने जो बोला आपको वो फिर से सुनाई दे रहा है, आपने जो बोला वो फिर से आपको डिलीवर हो रहा है। आपने बोल दिया, ठीक है, सामने वाले ने सुना, आपको फिर से सुनाई दे दिया। वाह, कितना अच्छा है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया है? इको नाम दिया है। ठीक है, इको, इससे आप याद रख सकते हो इस चीज से कि क्या होता है। इको, जो आपने बोला हेलो, तो वो फिर से क्या बोलेगा? हेलो 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 हेलो। स्टार्टिंग में आपको साउंड थोड़ा तेज सुनाई दिया, फिर धीरे 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 धीरे। क्यों सुनाई दिया? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ है। फाइन, साउंड का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ये हमें हाथों हाथ नहीं सुनाई देता है। हाथों हाथ क्यों नहीं सुनाई देता है? देखो,
हमारे जो कानों के अंदर जो साउंड रहता है वो एटलीस्ट 1 सेकेंड तक तो रहता ही रहता है। हमारे कानों का जो साउंड है वो एटलीस्ट कब तक रहेगा, 1 सेकेंड तक हमारे कानों के अंदर रहता है, ठीक है। अगर 1 सेकेंड के अंदर ही सारे रिफ्लेक्शंस वापस आ जाते हैं तो हमको सुनाई नहीं देगा, हमको वो इको सुनाई नहीं देगा। अभी भी अगर मुझे लग रहा है आसपास रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं साउंड के, लेकिन सुनाई नहीं दे रहे वापस से। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो जो टाइम है हमारा 1 सेकेंड का, उससे पहले ही हमारे कानों तक पहुंच जाता है। तो उससे पहले ही जब वो हमारे कानों तक पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए वो रिफ्लेक्शन थोड़ी ना होगा, बिकॉज हमारे कानों में तो अभी एक साउंड प्रेजेंट है ना, तो दूसरा साउंड नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1 सेकेंड अगर वो साउंड आता है तो क्या होगा, तो हमें वो सुनाई देगा, बहुत अच्छे से सुनाई देगा। चलो, उसके अलावा जब ये इको स्टेशंस बनाए जाते हैं, उसके अंदर इको स्टेशंस जो होते हैं उसके अंदर एक चीज नोट करना, जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा 17.2 मीटर की होती है, ठीक है। 17.2 मीटर की डिस्टेंस होती है। जो हिल स्टेशंस हो गए 17.2 मीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। अगर 17.2 मीटर से कम है डिस्टेंस तो क्या होगा, पहले ही रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ जाएगा हमारे कानों तक, और हमारे कानों के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है साउंड वो उससे पहले आ गया तो हमें सुनाई नहीं देगा। एंड वो साउंड जो है वो 1% नहीं, 0.1%, सो सॉरी, वो 0.1 सेकेंड जो है उसके बाद आना चाहिए। 0.1 सेकेंड है, 1 सेकेंड नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड बहुत ज्यादा लेंथ ऑफ टाइम हो जाता है साउंड वेव के लिए, तो 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों तक वो साउंड रहता है। देखो 1 सेकेंड नहीं है, मैं अगेन बोल रही हूँ, 0.1 सेकेंड है। 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों तक जो है वो साउंड रहता है, कानों के अंदर वो साउंड रहता है, लेकिन उसके बाद वो साउंड नहीं है। तो अगर 0.1 सेकेंड से पहले ही रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड है हमारे कानों के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमें वो रिफ्लेक्शंस जो है वो सुनाई नहीं देंगे। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड के बाद में आता है तो हमें वो पक्का सुनाई दे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हेलो 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 हमें सुनाई देता है ये हमेशा 0.1 सेकेंड के बाद में आता है हमारे कानों तक, ठीक है। एंड जस्ट मेक श्योर कि जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है? रिवर्बरेशन का मतलब होता है कि जो साउंड है हमारे कानों के अंदर थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक परसिस्ट करता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारे कानों में साउंड गूंज रहा है, बहुत गूंज रहा है। गूंज रहा है मतलब एक खाली कमरे के अंदर जाके एक कुछ बोले तो क्या होगा, वो साउंड बहुत हमें लगता है कि यार कितनी गूंजने वाली आवाज आ रही है। तो ये जो गूंजता है इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर रिवर्बरेशन हो रहा है, यानी कि कोई साउंड जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपके कानों के अंदर परसिस्ट कर रहा है। फाइन, ऐसा नहीं है कि एक बार आया जैसे हेलो आया, फिर दूसरी बार फिर हेलो आया, फिर हेलो 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 हेलो, नहीं, हेलो पूरा इस तरह से आएगा तो वो क्या है, साउंड गूंजेगा आपके कानों के अंदर, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। फाइन, चलो, और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं, कॉन्सर्ट हॉल्स जो होते हैं ना, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। इसीलिए हमें जो वहां पर कॉन्सर्ट हॉल के अंदर जो कॉन्सर्ट्स चलते हैं वो हमें बहुत ज्यादा प्लीजेंट लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन रिवर्बरेशन की वजह से। चलो, नाउ आई होप कि आपको इको एंड रिवर्बरेशन का वो जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा और रिवाइज हो गया होगा। नाउ अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन के यूजेस क्या होता है, जो साउंड है उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुए, साउंड यहाँ गया, यहाँ आया, वापस यहाँ आया, फिर यहाँ घूमा, तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं इनका यूज क्या है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज सबसे पहला जो होता है वो होता है स्टेथोस्कोप के अंदर हो सकता है, मेगाफोन्स के अंदर होता है, हॉर्न्स के अंदर होता है, कॉन्सर्ट हॉल्स के अंदर होता है। देखो मेगाफोन के अंदर जब भी कोई चीज बोली जाएगी बहुत तेज आवाज आती है, एकदम से इतनी तेज आवाज क्यों आती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की वजह से आती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, यहाँ से आपने बोला यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, इसका ये स्ट्रक्चर जो है ना इसीलिए इस तरह का बनाया गया है। नेक्स्ट थिंग ये देखो, हॉर्न का स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का, शहनाई जो होती है उसका स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का होता है कि उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं और उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड जो है वो बहुत ज्यादा तेज सुनाई देता है। यहाँ इसके अंदर देख लो, यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट थिंग, जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं उसके अंदर भी देखो दीवारें जो होती है वो एकदम राउंड शेप की बनाई जाती है। जो दीवारें हैं वो कैसी बनेगी, एकदम राउंड शेप की बनाई गई है। तो ये राउंड शेप की दीवारें क्यों बनाई गई है, ऊपर का जो छत है वो राउंड शेप का क्यों बनाया गया, दीवारें नहीं छत बनाई गई ऊपर की, तो ये राउंड शेप की क्यों बनाई गई है। देखो जब भी यहाँ से बोला जाएगा तो यहाँ से टकराएगी आवाज, फिर आएगी, यहाँ से टकराएगी फिर आएगी, तो यहाँ पे क्या था, कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं। अब बहुत दूर दूर तक आवाज चली जाती है, ठीक है, बहुत दूर तक आवाज पहुंचानी, पीछे तक आवाज पहुंचानी है, तो वहां पे क्या होगा, ये लग जाएंगे। चलो नेक्स्ट थिंग इसकी जो हमारे स्टेथोस्कोप होता है जिससे कि डॉक्टर हमारी हार्ट बीट चेक करता है, उसमें भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं और उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो हमारी हार्ट बीट को
क्लियरली सुन पाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेथोस्कोप का स्ट्रक्चर है इसीलिए है, ये ट्यूब इसीलिए है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं और साउंड वेव के मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से स्टेथोस्कोप के अंदर क्या सुनाई देता है, हमारी हार्ट बीट सुनाई देती है। एंड रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, अभी तो ठीक है हमको समझ में आ गया कि भाई साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, सब कुछ ठीक है। रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, सुनने की रेंज भी होती है क्या, तो हम याद करो जो चमगादड़ है, जो बैट है, वो किस तरह से अपने प्रे को पकड़ती है। सोनार नाम की एक चीज बताई थी, क्या होती है वो, हमारे कानों में जो साउंड जाता है हमें एकदम कुछ तो लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, कुछ हमको लगता है कि यार क्यों ये चल रहा है, बंद क्यों नहीं हो जाता, और उसके बाद हमको लगता है कि यार बस अब तो कान के पर्दे फट ही जाएंगे। तो ये जो साउंड का जो वेरिएशन है ये क्यों हुआ, ये रेंज ऑफ साउंड की वजह, रेंज ऑफ हियरिंग की वजह से होता है। हमारे ह्यूमन बीइंग की जो रेंज होती है हियरिंग की, वो क्या होती है, वो हियरिंग रेंज होती है 2 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से लेकर होती है 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज हम बोल सकते हैं। जो हम विस्परिंग साउंड जो बोलते हैं, विस्परिंग बिल्कुल एकदम विस्पर करते रहते हैं, बिल्कुल आराम आराम से धीरे 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 कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जो होता नहीं, वो टीचर्स जब ना पढ़ा रहे होते तो पीछे हम बैठ के कमेंटिंग करते हैं, बिल्कुल आराम आराम से गन कुछ करते रहते हैं, तो टीचर्स बोलते हैं गुटरगू करना बंद कर दो। तो जो गुटरगू करते हो ये क्या होता है, ये सॉरी 2 हर्ट्ज नहीं 20 हर्ट्ज है, ये 20 हर्ट्ज होता है, 2 हर्ट्ज नहीं 20 हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है जो हम जो गुटरगू करते हो आप लोग, ये 20 हर्ट्ज के आसपास का साउंड होता है, 20-21 हर्ट्ज के आसपास का साउंड होता है। लेकिन अगर हम बोले बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स का, तो वो थाउजेंड्स में होता है, थाउजेंड्स हर्ट्ज की होती है। ठीक है, उसकी साउंड 20,000 हर्ट्ज हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये 2 हर्ट्ज नहीं है, 20 हर्ट्ज कर लो इसको, 2 हर्ट्ज नहीं 20 हर्ट्ज है। चलो 20 हर्ट्ज से अगर नीचे का साउंड हो जाएगा तो वो हमारे काम का नहीं है, वो क्या हो जाता है, इंफ्रा साउंड होता है। ये क्या होता है, वो इंफ्रा साउंड होता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार आपको क्लियरली। चलो इंफ्रा साउंड होता है कौन सा, अगर 20 हर्ट्ज से कम का है तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से तो वो ह्यूमन हियरिंग रेंज में आता है। और उसके बाद अगर ओवर 20,000 हर्ट्ज है तो ये आता है अल्ट्रासाउंड के अंदर, अल्ट्रासाउंड के अंदर आता है अगर 20,000 हर्ट्ज से थोड़ा ज्यादा है तो। इस अल्ट्रासाउंड का यूज कौन करता है, बैट करती है। 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड कौन यूज करता है, हमारे एलिफेंट्स अगर बात करते हैं तो वो किससे करते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड यूज करते हैं। जो हमारी डॉल्फिन्स होती है वो भी किसका यूज करती है, इंफ्रासाउंड का ही यूज करती है बात करने के लिए, इसीलिए हमको सुनाई नहीं देता है। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, एप्लीकेशंस क्या होती है, जो अल्ट्रासाउंड है इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो देखो अल्ट्रासाउंड इतनी ज्यादा तेज साउंड है, इतना तेज साउंड, इतना ज्यादा लाउड साउंड है, तो हमने क्या किया, उसका भी यूटिलाइज कर लिया, हम उसके भी कुछ यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज तो हम उसको यूज कर रहे हैं सोनार में। हम उसको किसमें यूज कर रहे हैं, सोनार में यूज कर रहे हैं। सोनार इज अ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में यूज कर रहे हैं हम उसको। ये जो आपका शिप होता है, बहुत बड़े बड़े जो शिप होता है उसके नीचे क्या लगाया जाता है, एक सोनार सिस्टम लगाया जाता है। और उस सोनार सिस्टम में क्या होता है, एक रिसीवर होता है एंड उसके अलावा एक ट्रांसमीटर होता है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर वेव्स को ट्रांसमिट करता है। ये सोनार सिस्टम में क्या होगा, वेव्स को ट्रांसमिट करेगा ट्रांसमीटर, और जब वेव वापस आएगी तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। लेकिन ये वेव्स जा क्यों रही है, कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, क्या घूमने जा रही है, नहीं, वेव्स कभी भी घूमने नहीं जाती। ये वाली अल्ट्रासाउंड वेव कभी घूमने नहीं जाएगी। सोनार जो होता है इसलिए लगाया जाता है ताकि जो समुद्र के नीचे की जो सरफेस है वहां के बारे में पता किया जा सके कि कुछ नीचे तो नहीं है। बड़ी बड़ी शिप्स जब डूब जाती, जब टाइटैनिक डूबी थी, उसको पता कैसे किया था, अंदर जाके थोड़ी ना देखा था, इतना डीप के अंदर कि हम जाके देख लेते, पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर क्या किया गया, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनके नीचे एक सोनार सिस्टम लगाया गया। और उस सोनार सिस्टम से क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लगा, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर जब ये नीचे जाकर वापस आता है, ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड वेव गई, वापस आई, रिफ्लेक्टर रिसीवर ने क्या किया, रिसीव कर लिया। अब उसकी डिस्टेंस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट की जाती है, डिस्टेंस ये लगी, टाइम इतना लगा। तो जब एवरी टाइम सिमिलर आ रहा है इसका मतलब नीचे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल फ्लैट है। जैसे ही बीच में कोई ऑब्स्टेकल होगा तो ये जो वेव है ये थोड़ी जल्दी आ जाएगी वापस, और डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करके आएगी। तो उन सारी चीजों को नोट करके, पूरी कैलकुलेशंस करके फिर पता किया जाता है कि हाँ नीचे कुछ है। लाइट जो ये जो वेव आनी थी ये इतने सेकंड्स में आनी थी, लेकिन ये जल्दी आ गई, डिस्टेंस इसने कम ट्रेवल की। क्यों कम ट्रेवल की, बिकॉज यहाँ तक जाके आना था इसको, ये तो यहीं तक जाके आ गया। मतलब क्या है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, ये इतना डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस किसकी वजह से है, ये किसी ऑब्जेक्ट की वजह से। तो इन ऑब्जेक्ट्स का पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोनार का यूज किया जाता है। फाइन, सोनार के अंदर जब ये डिस्टेंस हम लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी लेंगे वेव की,
अगर जाते टाइम इसकी डिस्टेंस है d, तो आते टाइम भी क्या होगी d, तो आते टाइम भी क्या होगी d, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 2d। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग है इसके अल्ट्रासाउंड का यूज कौन करता है, बैट यूज करता है। बैट क्या करते हैं, बैट हमें पता है कि सिर्फ रात में निकलते हैं, तो अब क्या रात में दिखने वाला कुछ अलग सी आंखें हैं उनके पास में, नहीं। एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को छोड़ते हुए जाते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है किसी आगे ऑब्स्टेकल से टकरा कर वापस आती है, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ सामने कोई ऑब्स्टेकल है, इसलिए ये वेव जो है टकरा के वापस आ गई है। अगर कोई प्रे भी है, कोई ऐसा कोई शिकार अगर उनको लग रहा है, तब भी उनको पता चल जाएगा कि हाँ इतनी वेव्स आई है, इसका मतलब कुछ ऐसा इतना सा ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम जाकर खा सकते हैं। तो ये अपने शिकार को भी किससे ढूंढती है, अल्ट्रासाउंड वेव से ही ढूंढती है, रिफ्लेक्ट करती है। जो अल्ट्रासाउंड वेव इसने भेजी है वो क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाती है। नेक्स्ट थिंग है इसकी, ये जो है ये क्या हो रहा है, ये हो रही है सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी हो रही है। सोनोग्राफी का नाम सुना होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी का नाम सुना होगा, जिससे पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, जो कि ऑलरेडी बैन है, करवाई नहीं जाती है। लेकिन इस सोनोग्राफी का यूज आज की डेट में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सोनोग्राफी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी सारी डिटेल्स दे देती है, क्या वो सही है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है वहां पर, सारी डिटेल्स कौन दे देती है, अल्ट्रासोनोग्राफी दे देती है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी क्या करती है, अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड को बॉडी में से पास करवाया जाता है। ठीक है, बॉडी में से पास करवाया जाएगा तो काफी सारी चीजों का जो स्ट्रक्चर है वो ये बता देती है। नेक्स्ट आता है देखो ईसीजी। ईसीजी का नाम सुना होगा, हमारी जो हार्ट है, हार्ट की इमेज को अगर हमें लेना है, हार्ट की इमेज को अगर मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या खोल के देखूं उसको, मैं नहीं देख सकते उसको तो खोल के, किसी पर्सन के बॉडी को तो खोल नहीं सकते, खुद की तो बिल्कुल ही नहीं खोल सकते। तो क्या होता है, ईसीजी होता है हार्ट की पिक्चर अगर देखनी। तो हार्ट जो हमें देखते हैं ना, ये वाला जो हार्ट आप देखते हो, ये जो लाल वाला जो ये हार्ट आप देखते हो, कलर कर दे उसको, चलो थोड़ा सा कलर कर देते हैं, बैंडेज लग रही है तो फिर ठीक है, आप लोग मान लीजिए कलर हो गया। ठीक है, तो ये जो लाल वाला हार्ट जो आप लोग देखते हो, मैं उस हार्ट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। इसके अंदर जो इमेज दिखेगी वो लाल हार्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा। और जो लोग बोलते हैं ना मेरा तो दिल ही टूट गया, तो उसके अंदर ना ये ब्रोकन हार्ट नहीं दिखने वाला है कि हाँ ये बीच में ये क्रैक आ गए हैं और ये ब्रोकन हार्ट दिख रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। हमारा जो रियल जो बायोलॉजिकल हार्ट है उसकी इमेज अगर देखनी है कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं कुछ क्लोज तो नहीं हो गया, कहीं नॉर्मल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इन सबके लिए क्या किया जाता है, ईसीजी की जाती है। ईसीजी का मतलब क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, यानी कि हमारे हार्ट की पिक्चर ली जाएगी, हमारे हार्ट की फोटो लेने के लिए क्या किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। इसका मतलब अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास करवाया जाएगा और उससे हमें ईसीजी मिल जाएगा। चलो द नेक्स्ट थिंग इज कि किडनी स्टोन को ब्रेक करना है, तब भी क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजा जाता है। देखो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये इन पार्टिकल्स को भी ब्रेक कर देती है। तो अगर किडनी के अंदर कोई स्टोन है तो क्या किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास करवाया जाएगा, और उस अल्ट्रासाउंड वेव की वजह से क्या होगा, किडनी का जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाएगा। और इस ब्रेक होने के बाद में जब ये स्मॉलर पीसेस में आ जाएगा तो ये यूरेटर के थ्रू फिर यूरेथ्रा में जाएगा, वहां से यूरिन के साथ साथ में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो किडनी के स्टोन को निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये हमारे इस चैप्टर का। तो डायग्राम, यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम। थोड़ा सा आप इसको इजियर वे में बना सकते हो, ऐसे नहीं कॉम्प्लिकेटेड की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम क्या कर रहा है। देखो इस डायग्राम के अंदर क्या क्या है, तो हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो बड़ा सा आपको बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हमारे टीचर्स पकड़ के ना मरोड़ देते हैं कि बेटा काम क्यों नहीं किया तूने, होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट करके लेके आया तू। जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, टीचर जो है इस बड़े वाले स्ट्रक्चर को पकड़ के मरोड़ देती है ना, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिन्ना। क्या कहा जाता है उसको, इसको कहा जाता है पिन्ना। पिन्ना 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 को मतलब पकड़ लो, पिन्ना। ठीक है, चलो इस स्ट्रक्चर के बाद में क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के बाद में देखो ये वाला स्ट्रक्चर है जो कि कैनाल की तरह होता है, बिल्कुल एक नहर की तरह, कैनाल की तरह होता है। तो ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, टनल लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये साउंड वेव्स को अंदर ले जाने का काम करेगा। ठीक है, साउंड वेव्स को कलेक्शन का काम कौन करेगा, पिन्ना करेगा। पिन्ना हमारा होमवर्क कंप्लीट करवाने में भी हेल्प करता है, जब इसको मरोड़ा जाता है तो अपने आप होमवर्क कंप्लीट हो जाता है आपका। उसके अलावा ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करेगा। साउंड वेव्स कलेक्ट हो गई है, अब उसको जाना कहाँ है, अंदर की तरफ जाना है, कौन लेकर जाएगा, सॉरी किसकी थ्रू जाएगी, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जाएगी। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जब ये सारी साउंड वेव्स जो अंदर जा चुकी है, तो अंदर जाने के बाद क्या होता है, एक पर्दा जैसा कुछ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है।
और इसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले आप ईयर ड्रम इसको लिख सकते हो, ठीक है। टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं वैसे तो, बट ठीक है आप इसको ईयर ड्रम लिख सकते हो। इस ईयर ड्रम के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस शुरू हो जाते हैं। देखो सारी साउंड वेव्स यहाँ से आई, कलेक्ट हो गई। कलेक्शन के बाद में क्या होगा, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जाएगी आगे। देन ये जो हमारा ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम में क्या होगा, ईयर ड्रम जो है, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये ईयर ड्रम जो है ये क्या होता है, उन साउंड वेव्स की वजह से वाइब्रेट करने लगता है। बताया था जब तक वाइब्रेशंस नहीं होंगे साउंड सुनाई नहीं देगा, साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जैसे ही इसके अंदर वो सारे साउंड वेव्स आती है तो ये ईयर ड्रम क्या करता है, ये वाइब्रेट होने लगता है। फाइन, ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट होगा। और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, इस वाइब्रेशन की वजह से हमारे कानों तक आवाज जाएगी। लेकिन कैसे, देखो वाइब्रेशन हुआ तो पीछे क्या होता है, कुछ हैमर, एनविल और स्टिरअप नाम की 3 बोन्स होती है, बहुत स्पेशल बोन्स होती है। वैसे ये हमारा क्या होता है, आउटर ईयर कौन सा है, आउटर ईयर में आता है पिन्ना। बीच में जो आया ये कौन सा है, मिडल ईयर आता है। मिडल ईयर में क्या क्या आएगा, मिडल ईयर के अंदर देखो, मिडल ईयर के अंदर 3 जो है नर्व्स, 3 जो है बोन्स भी आएंगी। कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, चलो कलर चेंज कर ले। फर्स्ट आती है हैमर, हैमर, सेकेंड आती है हमारी एनविल, एंड थर्ड कौन सी आती है, थर्ड आती है स्टिरअप। थर्ड कौन सी आती है, स्टिरअप आती है, ठीक है, थर्ड आती है स्टिरअप। 3 बोन्स है, ये 3 बोन्स जो कहाँ होती है, मिडल ईयर के अंदर होती है। देखो ये सारा क्या था, आउटर ईयर था, उसके बाद ये मिडल ईयर आया। मिडल ईयर के अंदर क्या है, ये 3 बोन्स है। इन 3 बोन्स के बाद क्या होगा, सारा साउंड वेव यहाँ आ गया, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन के बाद ये 3 बोन्स क्या करेंगी, 3 बोन्स जो है इसको इंक्रीज करने का काम करेगी। देन जो है साउंड वेव जो है वो कहाँ चली जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। आगे जाने के बाद क्या मिला, उसको कोक्लिया मिला। आगे जाने के बाद क्या कौन मिला, इनर ईयर में कोक्लिया मिला। इनर ईयर में मिला है, कौन मिला है, कोक्लिया मिला है। और ये जो कोक्लिया है ये क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। एंड जब ये कन्वर्जन हो जाएगा तो ये जो आपको एक अलग से नर्व नजर आ रही है, ये जो नर्व है आपकी क्या करेगी, ये सारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनको कहाँ लेकर जाएगी, ब्रेन तक लेकर जाएंगे। और जो ब्रेन है हमारा वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने के बाद में फिर से उस पर हमें वो साउंड सुनाई देता है कि हाँ सामने वाला जो है ये बोल रहा है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। और इतना फास्ट प्रोसेस है कि हमें पता भी नहीं चलता है, सामने वाला बोले उससे पहले हमको सुनाई दे जाता है। क्यों दे गया, बिकॉज इनकी वजह से, इतने इनके सबके बहुत फास्ट काम करने की वजह से सुनाई दे गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है आउटर ईयर में क्या आएगा, पिन्ना आएगा। मेनली ये 3 बोन्स कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि मिडल ईयर में कौन सी बोन्स होती है, तो हैमर है, एनविल है, स्टिरअप है। इनका और नाम है वैसे तो एक मेलस है, इनकस है और स्टेप्स है, लेकिन अगर नहीं भी याद रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये मेनली ये 3 नाम याद होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको साउंड चैप्टर क्लियर हो गया होगा, अब पूरा का पूरा रिवाइज भी हो गया होगा। तो एग्जाम में भूलना बिल्कुल भी नहीं है, भूलना मना है। चलो, थैंक यू सो मच।